फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। अभी हम लेकर आ गए हैं बीए थर्ड ईयर के जियोग्राफी के थर्ड पेपर के, जो आपका 17 को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और सब्सक्राइबर की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, आपको इसी तरह हर कम्पिटिटिव एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग में, कि चीन के कृषि प्रदेशों पर प्रकाश डालिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा पेपर में लिखने के लिए। तो चीन के कृषि प्रदेशों पर प्रकाश डालिए, चीन के कृषि प्रदेशों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चीन के कृषि प्रदेश, यानी चीन के कृषि प्रदेश, ठीक है, हेडिंग है चीन के कृषि प्रदेश। प्रो जाफर लासिंग बक ने 1929 ईस्वी से 1933 ईस्वी में कृषि प्रधान चीन के विस्तृत अध्ययन के आधार पर 2 प्रमुख गेहूं प्रदेश एवं धान प्रदेश तथा 8 उप कृषि प्रदेशों में बांटा था। उक्त प्रदेश जलवायु, धरातल, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति आदि प्राकृतिक तत्वों के समग्र प्रभाव और भूमि उपयोग को सफल बनाने वाले सांस्कृतिक तत्वों जैसे कृषि कर्म पद्धतियाँ, खाद आदि के उपयोग, श्रम, फसल, तकनीकी, सिंचाई और भूमि पर जनसंख्या के अधिभार के आधार पर सीमांकित किए गए थे, लेकिन उसमें व्यापक संशोधन किया गया। संशोधित कृषि प्रदेश, ठीक है, उसके आगे आता है संशोधित कृषि प्रदेश। ठीक है, संशोधित कृषि प्रदेश, संशोधित कृषि प्रदेश। चीन की वैज्ञानिक अकादमी 1962 ने इधर कृषि का विविध स्तरीय प्रादेशिकरण किया है, जिसमें वर्तमान भूमि उपयोग और प्राकृतिक वातावरण के समग्र प्रभावों के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र के ऐतिहासिक विकास, प्रतिरूप और साथ ही भावी परिवर्तनशीलता को भी संबद्ध किया गया है। इस स्थान ने चीन को 4 स्तरीय कृषि प्रदेशों में बांटा है। पहला है कृषि प्रदेश, ठीक है, जैसा कि पहले बताया गया है कि चीन के 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों को 12 विस्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। यानी चीन के 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों को 12 विस्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है। कृषि, वन एवं पशु संपदा के लिए, कृषि, वन एवं पशु संपदा के लिए अनुकूल प्राकृतिक सांस्कृतिक परिस्थितियों, कृषि की गहनता, ऐतिहासिक विकास और उत्पादन प्रतिरूप के अंत प्रादेशिक विभिन्नता के आधार पर ये विभाग किए गए हैं। प्रथम स्तरीय कृषि प्रदेश, ठीक है, प्रथम स्तरीय कृषि प्रदेश। चीन को ऐसे 4 प्रथम स्तरीय प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके वर्गीकरण के निम्न आधार हैं। पहला, प्रादेशिक भूमि उपयोग और कृषि उत्पादन की विशिष्टताएं, ताप, नमी, धरातलीय स्वरूप और मिट्टी आदि तत्वों के समुच्चयिक प्रभाव। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थतंत्र में विविध कृषि उत्पादनों का सापेक्षिक महत्व और योगदान। तीसरा, सफल और पशुपालन उद्योग तथा अन्य उत्पादन विधियाँ। चौथा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्तर और उसका सातत्य। दूसरा, प्राकृतिक आर्थिक परिस्थितियाँ, ठीक है, प्राकृतिक आर्थिक परिस्थितियाँ। पाँचवा है वर्षा तथा भूमिगत जल की उपलब्धता एवं उत्पादन काल। छठा है भूमि संसाधन, कोष्टक में धरातल, स्वरूप, मिट्टी एवं वनस्पति। सातवां है जनसंख्या संसाधन, मानव श्रम, विभिन्न जाति समूह, कृषि का ऐतिहासिक विकास, आर्थिक विकास का स्तर आदि। तीसरा है भावी कृषि विकास की उपनति और प्रतिरूप, ऐतिहासिक विकास, प्रतिरूप, वर्तमान भूमि उपयोग एवं सक्षमता, प्रतिरूप तथा संभाव्य विकास का स्वरूप। उपयुक्त तीनों तथ्यों की समग्रता को ध्यान में रखकर प्रादेशिकरण का स्वरूप निश्चय किया गया। यहाँ के 4 प्रथम स्तरीय कृषि प्रदेशों को उप प्रदेशों में बांटा गया है। चीन की वैज्ञानिक अकादमी कृषि प्रदेशों के सीमांकन में क्षेत्रीय विशिष्टता को आधार मानकर वर्ग निर्धारण किया है। उसमें है उत्तरी शुष्क कृषि पशुपालन प्रदेश, ठीक है, तो पहला है आपका उत्तर पूर्वी एक फसली शुष्क एवं वनोत्पादन प्रदेश। दूसरा है आपका आंतरिक मंगोलियाई एक फसली शुष्क कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। तीसरा है उत्तरी चीन द्विदिवसीय 3 फसली शुष्क प्रदेश।
दूसरा है दक्षिणी नम प्रदेशीय कृषि एवं व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश। तो इसमें है पूर्वी एवं मध्य चीन की 2 फसल धान तथा उष्णकटिबंधीय वनोद्योग प्रदेश। फिर दूसरा है इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी उच्च भूमि एवं घाटियों की 2 फसली नम प्रदेशीय कृषि तथा वनोद्योग प्रदेश। फिर 2C है दक्षिण चीन की 3 फसली नम प्रदेशीय कृषि एवं वृक्ष उत्पाद प्रदेश। तीसरा उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। तो इसमें है 3A आंतरिक मंगोलिया निगिस्या हो सी की 1 फसली निश्चित कृषि तथा पशुपालन प्रदेश। 3B उत्तरी सिकयांग थयांसन की 1 फसली सिंचित कृषि तथा उच्च भूमि पशुपालन प्रदेश। 3C है दक्षिणी सिकयांग का बहुफसली सिंचित कृषि प्रदेश। फिर चौथा है संघाई तिब्बत उच्च भूमि का शीत कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। इसमें 4A है उत्तरी तिब्बत उच्च भूमि का शीत प्रधान पशुपालन प्रदेश। 4B है संघाई तिब्बत पठार का मिश्रित कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। 4C है दक्षिण पूर्वी तिब्बत का पठार अपेक्षाकृत गर्म और तर कृषि एवं वनोद्योग प्रदेश। तृतीय एवं चतुर्थ स्तरीय कृषि प्रदेश फसलों के साहचर्य तथा फसलों और पशुओं की संगतता कृषि पद्धति या पशुपालन प्रतिरूप फसल पशुपालन तथा वनोद्योग के पारस्परिक मेल या अलगाव प्रतिरूपों आदि के आधार पर तृतीय स्तरीय प्रदेश तथा उनमें संरचनात्मक प्रतिरूपों की विभिन्नता के आधार पर चतुर्थ स्तरीय प्रदेश निर्धारित किए गए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 5 क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन लॉन्ग करना होता है जो 20 नंबर के आपको मिलेंगे। तो आप 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसमें से दोनों याद कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो है जापान में लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में। तो अगला क्वेश्चन है जापान के औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालिए और प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो औद्योगिक विकास और प्रमुख उद्योग। जापान एशिया का एकमात्र देश है जो अपने बलबूते पर औद्योगिक विकास की उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया है जहां पहुंचना साधन संपन्न देशों के लिए भी कठिन है। जापान की औद्योगिक प्रतिभा का लोहा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्र मानने के लिए बाध्य है। यहाँ पर औद्योगिक असुविधाओं यथा कच्चा माल, ऊर्जा स्रोत और स्थानीय बाजार की कमी के बावजूद औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ है। जापान अपनी आवश्यकता का लगभग आधा कोयला, लोह, खनिज तेल और अनेक अन्य खनिजों का आयात करता है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन और विश्वव्यापी बाजार की उपलब्धता के कारण राष्ट्रीय आय दिनों दिन बढ़ती रही है। वर्ष 2006 में यहाँ प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगभग $38,410 थी, जो विकसित राष्ट्रों से अधिक बताई जाती है। यहाँ कुल राष्ट्रीय आय 4.1% की दर से बढ़ती रही है। यहाँ औद्योगिक वृद्धि प्रति वर्ष 7.8% रही है, जो सराहनीय है। 2005 ईस्वी में यहाँ $830 अरब का औद्योगिक उत्पादन कम हुआ था, जो जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों से अधिक और संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग समान था। जापान में औद्योगिक विकास का पहल चरम उत्कर्ष तृतीय विश्व युद्ध के पूर्व हुआ था, लेकिन युद्ध के कारण इसकी अपार क्षति हुई, परंतु लगन, दृढ़ निश्चय और राष्ट्रीय भावना के कारण 1955 ईस्वी तक वह अपने नव निर्माण को सार्थक बना दिया। 1955 से 1960 ईस्वी के बीच औद्योगिक उत्पादन में 20% और 1960 से 1970 ईस्वी के मध्य 400% वृद्धि अंकित की गई। 1970 ईस्वी में जापान संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी के बाद चौथा बड़ा औद्योगिक राष्ट्र बन गया। आज इसकी आधी जनसंख्या उद्योगों में संलग्न है और सर्वाधिक राष्ट्रीय आय उद्योगों से प्राप्त होती है। जापान में जिन उद्योगों की
प्रधानता है उसमें धातु उद्योग, मशीनरी, विद्युत संयंत्र, वस्त्र, यातायात के सामान, वैज्ञानिक सामग्री, कृषि उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लकड़ी के सामान प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त कढ़ाई, कागज, छपाई, सूक्ष्म औजार, कृत्रिम धागा और घरेलू साज सामान भी महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादन हैं। जापान अपने कौशल और उत्कृष्ट उत्पादन तकनीकी से विश्व बाजार में साख बना चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे साधन संपन्न औद्योगिक राष्ट्र के लिए कुछ उत्पादों में अब जापान चुनौती देने लगा है, जिसके कारण प्रसिद्धता झेलना विकसित देशों के लिए कठिन प्रमाणित हो रहा है। इसके कारण जापान पर प्रतिबंध भी लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, कहानी नुमा में आप कहानी में सुनेंगे ना तो एक दो बार सुनने में आपको याद हो जाएगा कि इसमें क्या था। एग्जैक्ट तो नहीं याद होगा, पर फिर भी आपको इतना याद हो जाएगा कि पेपर में आप लिख के अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगला है इसमें हेडिंग्स, लो है इस्पात उद्योग। ठीक है, जापान का लो है इस्पात उद्योग। आधुनिक ढंग का इस्पात उत्पादन जापान में 1901 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सरकार ने प्रथम उद्योग हासू के मध्य शिमोनोसेकी जल डमरू मध्य के किनारे उत्तरी पूर्वी क्यूशू में एक छोटे से गांव आयवाता में लगाया, जो जापान के सबसे बड़े कोयला उत्पादन क्षेत्र के निकट है। इस गांव की स्थिति खाड़ी के पास होने के कारण चीन से कोयला आसानी से आयात किया जाता है। 1967 ईस्वी में आयवाता कंपनी ने जापान के कच्चा लोहा का 25% और इस्पात का 19% उत्पादन किया था। इस उद्योग का विकास 1930 ईस्वी के दशक तक निरंतर होता रहा, क्योंकि सैनिक सरकार द्वारा इसके विकास में पूर्ण सहयोग मिला। परंतु विश्व युद्ध के समय उद्योग का अधिकांश भाग नष्ट हो गया। युद्ध के बाद इस औद्योगिक केंद्र की मरम्मत की गई और पुनः इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। 1953 ईस्वी तक इस केंद्र में उत्पादन की गई गति धीमी थी, परंतु उसके बाद इस्पात के उत्पादन में 9 गुनी वृद्धि हुई। जापान में 1961 की तुलना में 1967 ईस्वी में इस्पात के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। विश्व के अन्य देशों की तुलना में जापान में इस्पात का उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है। यही कारण है कि विश्व का द्वितीय बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है। 1963 ईस्वी में जापान द्वारा 97% लोह खनिज एवं 70% कोयले का आयात किया गया। फिर भी इस्पात के उत्पादन में इसने पश्चिमी जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। जापान ने 2005 ईस्वी में विश्व का 10.7% इस्पात का उत्पादन किया तथा अपने समस्त उत्पादन का 20% दूसरे देशों को निर्यात किया। जापान अपनी बढ़ती घरेलू खपत के बाद पर्याप्त मात्रा में विश्व बाजार में खपत हेतु इस्पात निर्यात करता है। जापान में कच्चा लोहा और स्टील के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। इसके विपरीत फेरो एल्लॉय के उत्पादन में गिरावट आई है। जापान का लौह एवं इस्पात उद्योग पूर्ण रूपेण आयातित लोह खनिज और इस्पात स्क्रैप पर आधारित है। जापान अपनी आवश्यकता का केवल 3% लोह खनिज उत्पन्न करता है, जो आयातित खनिज की तुलना में निम्न कोटि का है। यहाँ की लोह खनिज की खानें होक्काइडो और उत्तरी हांसू में हैं, जिनमें उत्पादन नगण्य है। लोह खनिज उत्पादन की सबसे बड़ी खान पूर्वी टोहोकू की कामेशी खान है, जहाँ लोहांश की मात्रा 57% है। जापान का 30% लोहा खनिज दक्षिण अमेरिका से आयात करता है, जिसमें चिली और पेरू प्रमुख निर्यातक देश हैं। इसके अतिरिक्त जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा उत्तरी अमेरिका से लोहा खनिज का आयात करता है। आयातित स्क्रैप का 75% भाग संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। इस उद्योग के लिए कोयला संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और कनाडा से आयात किया जाता है। जापान में पिंग आयरन की तुलना में आयातित स्टील स्क्रैप से अधिकांश इस्पात तैयार होता है और यह विश्व का दूसरा इस्पात निर्माता बन गया है। जापान अपनी इस्पात का 22% भाग निर्यात करता है। विश्व बाजार में अपनी ख्याति बनाए रखने के लिए जापान उत्तम किस्म का इस्पात तैयार करता है। 1951 से 1961 के बीच यहाँ अनेक प्रकार की तकनीकी सुधार किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1 टन कच्चा लोहा
तैयार करने के लिए लौह खनिज की मात्रा में कमी लाई गई। साथ ही तकनीकी सुधार द्वारा ऊर्जा प्रयोग में भी कमी लाई गई और कच्चा माल के रूप में कबाड़ लोहे को प्राथमिकता दी गई। इससे लागत खर्च में कमी हुई। जापान का इस्पात उद्योग केवल रेलों और प्लेटों का ही निर्माण नहीं करता, अपितु उच्च श्रेणी का विशेष इस्पात तैयार करता है, जिसका उपयोग इंजीनियरिंग और वाहन उद्योगों में होता है। क्योंकि यहाँ का इस्पात उत्तम किस्म का होता है, इसके अतिरिक्त इस्पात का उपयोग भारी मशीनों, जहाज़ों और रेल इंजनों के बनाने में होता है। शिन, निप्पन स्टील, कावासाकी, सुमितोमो और कोबे में प्रमुख इस्पात उद्योग हैं जो जापान का 70% इस्पात तैयार करते हैं। 2005 ईस्वी में शिन, निप्पन, शितेशु तथा कावासाकी ने 61% जापान का कच्चा लोहा तैयार किया। कच्चे माल के लिए मलाया, ब्राज़ील, फिलीपींस, पाकिस्तान, रोडेशिया, भारत और स्विट्ज़रलैंड से समझौता किया गया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका देशों से भविष्य में भी कच्चे माल की पूर्ति के लिए समझौता किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस्पात के उत्पादन में लागत रूप कम हो सके। यही कारण है कि आज जापानी इस्पात संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्ष हैं। जापान 22% इस्पात का प्रति वर्ष निर्यात करने लगा है, जो जापान के निर्यात में सर्वोपरि है। जापान का 85% इस्पात इसके विनिर्माण उद्योग की मुख्य मेखला उत्तरी क्यूशू, शिकागो और दक्षिणी हासू से तैयार होता है। उत्तरी क्यूशू में आयावाता का वर्तमान आधुनिक लौह एवं इस्पात उद्योग घरेलू कच्चे माल पर आधारित है। इसे कोयले की आपूर्ति चिकुहो से होती है तथा चीन में लोहा खनिज एवं चूना पत्थर प्राप्त हो जाता है। विश्व युद्ध से पहले उत्तरी क्यूशू जापान का लगभग 50% इस्पात अकेले तैयार करता था, परंतु 1992 ईस्वी में यह घटकर 20% हो गया। इसके अतिरिक्त अनेक इस्पात उत्पादक केंद्र लोहा और कोयला की खानों के पास या बंदरगाहों के समीप स्थित है। मुरोरान के समीप कई स्टील के प्लांट लगाए जाते हैं, जो जापान का 9% से अधिक इस्पात तैयार करते हैं। यहाँ घरेलू कच्चे माल का उपयोग होता है। इशिकारी कोयला के क्षेत्र से कोयला और उत्तरी टोहोकू से लोहा खनिज प्राप्त होता है। कोमोशी जापान का 3% इस्पात तैयार करता है। इंजीनियरिंग उद्योग। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अन्य उद्योगों की तुलना में मशीनरी के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसमें जहाज, मोटर गाड़ी तथा वैद्युतिक मशीन मुख्य हैं। इंजीनियरिंग उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल 18% था, जो बढ़कर 1966 ईस्वी के मध्य 2 गुना हो गया। इन उत्पादों में वैद्युतिक सामान, जहाज और मोटर गाड़ियों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इन सामानों का उत्पादन बड़े से छोटे सभी वर्कशॉपों में होता है। आईसी में टोयोटा की फैक्ट्री उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग उद्योग किन औद्योगिक केंद्र में भी केंद्रित है, जिसमें 34% इंजीनियर सामानों का उत्पादन होता है। हानशिन औद्योगिक केंद्र में जापान की मशीनरी का 21% और चोक्यो औद्योगिक केंद्र में 11% इंजीनियरिंग सामानों का उत्पादन होता है। युद्ध से पूर्व इंजीनियरिंग उद्योग समस्त औद्योगिक उत्पादन का 26% उत्पादन करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारण इंजीनियरिंग उद्योग में गिरावट आई। फिर 1955 ईस्वी के बाद उसने पुनः समस्त उद्योगों में प्रथम स्थान बना लिया। विदेशों में भी विद्युत के सामानों की अधिक मांग के फलस्वरूप अनेक वर्कशॉप खोले गए। 1966 से 2005 के मध्य वैद्युतिक मशीनरी के उत्पादनों में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। रेडियो, टेलीविज़न सेट, धुलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर तथा संचार के उपकरणों का आधिकारिक उत्पादन होने लगा है। यातायात के वाहनों के निर्यात से जापान को अधिक लाभ हुआ, जिनमें छोटे ट्रक, कार और मोटरसाइकिल मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त कैमरा, जहाज आदि का भी उत्पादन अधिक हो रहा है। जहाज निर्माण उद्योग। 1965 ईस्वी के बाद जापान विश्व का अग्रणी जहाज निर्माण करने वाला देश बन गया। 2004 में जापान में विश्व के संपूर्ण भारी जहाज़ों का 39% उत्पादन किया,
जिसमें बड़े बड़े टैंकर और विशाल जलपोत सम्मिलित थे। यह उत्पादन ब्रिटेन तथा पश्चिमी जर्मनी के उत्पादन का 6 गुना था। सन 1960 की तुलना में जापान के जहाज निर्माण में 4.5 गुना वृद्धि हुई। जहाज का निर्माण यहाँ औद्योगिक मंडल में होता है, जहाँ पर 16 यार्ड यानी 20,000 टन से ऊपर के जहाज़ों का निर्माण होता है। अधिकांश जहाज़ों का रख रखाव हांसीन और आंतरिक सागर के क्षेत्रों में होता है, जिन्हें उपयुक्त बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी क्यूशू, नागासाकी और ससेबो बंदरगाह और याकोहामा के निकट कावासाकी बंदरगाह में होता है, जो कोहीन और हांसीन के लिए स्थानीय इस्पात की आपूर्ति करता है। जापान की 3 कंपनियां समस्त उत्पादन का 54% जहाज का निर्माण करती हैं, जिनमें मित्सुबिशी 24%, इशिकाजिमा हरिमा 17% और हिटाची 13% प्रमुख हैं। बड़े बड़े पोताश्रयों में 3 लाख टन के जहाज़ों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे पोताश्रयों में इंजन के साथ साथ कुल पूंजियों का उत्पादन होता है। 1949 ईस्वी के पश्चात जहाज निर्माण उद्योग को विकसित करने में जापान का डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख योगदान रहा। ब्रिटेन में जहाँ जहाज़ों के निर्माण में 6 से 7 माह लग जाते थे, वहीं जापान में केवल 4 माह लगते थे। तीव्र निर्माण, अपेक्षाकृत कम लागत, आकर्षक डिजाइन एवं अधिक वाहन क्षमता के कारण जापान जहाज निर्माण में विश्व में सबसे आगे है। 2004 में यहाँ 104 लाख टन कुल क्षमता के जलयानों का निर्माण हुआ था, जबकि संपूर्ण विश्व का उत्पादन 170 लाख टन था। मोटर गाड़ी उद्योग का तीव्र विकास यहाँ 1962 ईस्वी के पश्चात हुआ है। 1966 ईस्वी में जापान इस उद्योग में ब्रिटेन से आगे निकल गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात यह द्वितीय बड़ा मोटर गाड़ी निर्माता देश बन गया। जापान ने 2004 में 123 लाख गाड़ियों का निर्माण किया था, जिसमें 18 लाख ट्रक और 105 लाख कारें सम्मिलित थी। इस उद्योग के विकास के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाओं को प्रदान किया। अब जापान विदेशों में कारखाने लगाकर मोटर गाड़ियों का उत्पादन करने लगा। जापान में मोटर गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कीमतों में भारी गिरावट आई, जिससे विश्व बाजार में जापानी गाड़ियों की मांग बढ़ गई। 2004 में इसमें संपूर्ण उत्पादन की 20% कारें तथा 50% ट्रकें निर्यात की गई। छोटे कारों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप और छोटी ट्रकों का निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को हुआ। इससे पूर्व उत्पादन कम होने के कारण 1960 ईस्वी में 90% कारें सरकारी कार्यालयों को दी गई, परंतु 1965 के बाद जब उत्पादन बढ़ा तो जापान की सड़कों पर कारों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई। इन सड़कों पर 1962 ईस्वी में जहां कारों की संख्या 36 लाख थी, वहीं यह संख्या 166 ईस्वी में बढ़कर 36 लाख हो गई। इस प्रकार कारों की संख्या में 236.11% की वृद्धि हुई। जापान की कारों की मांग में यद्यपि उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, परंतु कारों की अपेक्षा ट्रकों का उत्पादन अधिक है। जापान में मोटर गाड़ियों के निर्माताओं में टोयोटा, निसान, मित्सुबिशी, सुजुकी आदि अग्रणी हैं। टोयोटा कंपनी ने 2004 ईस्वी में 36% ट्रक और 48% कार तथा निसान ने 25% ट्रक और 35% कारों का निर्माण किया। मित्सुबिशी में यह उत्पादन दोनों कंपनियों की अपेक्षा कम रहा। यहाँ पर ट्रकों और कारों की हिस्सेदारी क्रमशः 10 और 8% थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद एक हेडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको याद नहीं हो सकता। तो आते हैं रसायन उद्योग। यह जापान का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। 2006 ईस्वी में समस्त औद्योगिक उत्पादनों का 13% उत्पादन रसायन उद्योग का था। पेट्रोकेमिकल उद्योग यहाँ 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात इस उद्योग में उत्तरोत्तर विकास होता गया। उर्वरक, पेंट, रंग, दवाइयाँ आदि बनाने वाले उद्योगों का विकास हुआ, जिनमें अपेक्षाकृत कम पूंजी और हल्के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, यहीं तक इसको याद कीजिए। इधर का एक सारा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है क्वेश्चन। आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, यानी वस्त्र उद्योग पे। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग। जापान में औद्योगिकरण में
वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वस्त्रोद्योग इंजीनियरिंग, रसायन और लोह एवं इस्पात उद्योग के पश्चात चौथे स्थान पर है, परंतु कपास, रेयन और सिंथेटिक फाइबर के निर्यात में द्वितीय। धातुओं के पश्चात स्थान पर है। धातुओं में द्वितीय स्थान पर है। निर्यात में इनका 18% का योगदान है। जापान में ब्रिटेन की तुलना में कपास के धागों का 2 गुना उत्पादन होता है। धागों के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के पश्चात जापान का तृतीय स्थान है। जापान के वस्त्र उद्योग में समस्त रोजगार के लगभग 10% लोग लगे हुए हैं। सूती, ऊनी एवं रेशमी धागों के उत्पादन में जापान निरंतर प्रगति करता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी काफ़ी लंबा हो चुका है आंसर, तो आपको अभी 3 हेडिंग बची है। कौन कौन सी हेडिंग्स वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला आपका सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये बचा है। इसके बाद हम आते हैं तो आपका एक यहाँ पे एक आप क्वेश्चन देख सकते हैं, रेशमी वस्त्र उद्योग, ठीक है, रेशमी वस्त्र उद्योग। और फिर इधर ऊपर है आपका ऊनी वस्त्र उद्योग और कागज़ उद्योग, ठीक है। इनको बस ऊनी वस्त्र और कागज़ उद्योग और इधर जो थे उनको बस देख लीजिएगा। सारा इतना सारा देखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा का, और फिर आप इसे पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और छोटे वाले क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले।